क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रहेगी 2024 में? आइए देखते हैं। ये आर्टिकल का जो जेनेसिस है ये हुआ है क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पर है। दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में देखा जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स जो कि पॉपुलर स्टॉक मार्केट इंडिसेस हैं ये ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। रिकॉर्ड पीक हासिल करा है इन्होंने। तो इस चीज़ों को देखते हुए हम आपको पूरा टॉपिक समझाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर मेंटर सांघी सर, और मैं आप लोगों के स्टॉक मार्केट्स के कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर करने जा रहा हूं। जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है यानी कि राइज करता है इस तरीके से, तो हम इसको एक बुलिश पैटर्न यानी कि एक बुल की तरह चार्ज करते हुए ऊपर जाने वाला पैटर्न कहते हैं। भारतीय स्टॉक मार्केट में इसी तरीके का कुछ पैटर्न देखा गया है विच इज कॉल्ड एज द बुलिश पैटर्न। दिसंबर 2023 में निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई पॉइंट्स अचीव करे जो कि 21,801 पॉइंट्स थे, यानी 21,801 पॉइंट्स। ये दिसंबर का, या ऐसा कहा जाए दिसंबर तक निफ्टी का हाईएस्ट अचीव्ड ग्रोथ रेट देखा गया था पूरे साल में, जो कि 20% था। एक साल में 20% स्टॉक परसेंट राइज करने का मतलब है, 20% स्टॉक इंडेक्स राइज करने का मतलब ये है कि आप जो है आप 20% गेन्स पर बैठे हैं। और इसी दौरान सेंसेक्स जो है वो 72,000 क्रॉस करा था उसी महीने में। ये दर्शाता है कि मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है। आइए आपको ये बताते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। यहां से मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझाना शुरू करूंगा। जब ये टर्म, इस टर्म का हम यूज करते हैं मार्केट। मार्केट का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बायर्स और सेलर्स आकर खरीद सकते हैं, वेयर बायर्स एंड सेलर्स परचेज। जहां पे बायर्स और सेलर्स परचेज करने आते हैं उसको हम मार्केट बोलते हैं। तो बायर खरीदता है, सेलर बेचता है। इसी तरीके से जिस मार्केट में शेयर्स यानी कि स्टॉक्स बेचे जाते हैं हम उसे स्टॉक मार्केट बोलते हैं। तो दे आर वेन्यूज वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू एक्सचेंज इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। जो भी पब्लिक कॉरपोरेशन है, जो भी कंपनी है, यदि उस कंपनी से शेयर्स खरीदने या बेचने हैं वो हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, वी इंक्लूडेड ओवर हियर। Stock markets are components of a free market economy because they enable democratized access to investor trading and exchange of capital. Exchange of capital का मतलब ये है कि बायर से पैसा जो है वो सेलर के पास गया, इसे बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ कैपिटल। कि एक एंटिटी जिसके पास पैसा है उससे दूसरी एंटिटी के पास पैसा गया जिसके पास पैसा डेफिसिट में है। बेसिकली दिस इज शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर सरप्लस टू इन्वेस्टर डेफिसिट। और ये एक डेमोक्रेटाइज्ड वे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बायर और सेलर डिटर्मिन करते हैं फ्री मार्केट कि भाई क्या खरीदना है क्या बेचना है, ये हम ही लोग डिटर्मिन करते हैं, हम जैसे इन्वेस्टर्स। भारत के जो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसमें सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज सन 1875 में बना था और तब से लेके आज तक फंक्शन कर रहा है। एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट यानी कि बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बना था सन 1992 1992 में। सो 1875 एंड इज वन ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और एनएसई जैसा मैंने आपको बताया ये हाल ही में बना था 1992 में, और ये भी भारत का एक बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। जितनी भी कंपनीज बीएसई में लिस्टेड होती हैं वो ऑटोमेटिकली एनएसई में भी लिस्ट होती है क्योंकि ये भी एक बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। भाई देखिए सीधी बात है, जहां बायर आएगा वहां सेलर ऑटोमेटिकली पहुंचेगा स्टॉक्स को बेचने के लिए। सो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप ये भी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है। अब आते हैं एक टर्म पे जो कि हम न्यूज़ में काफ़ी सुनते हैं, उसे कहा जाता है दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट जो है वो बॉम्बे में है और यहीं पे स्टॉक एक्सचेंजेस क्रिएटेड है। दलाल यानी कि ब्रोकर, ब्रोकर या इंटरमीडियरी कहा जाए, जहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिलता है जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं, वे वी कैन ट्रेड। इस स्ट्रीट का नाम दलाल स्ट्रीट रखा गया था बिकॉज इट्स हिस्ट्री डेट्स बैक टू लेट 19th सेंचुरी व्हेन बीएसई वाज एस्टैब्लिश्ड। क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर्स खरीद बेच सकते थे, तो बीएसई एस्टैब्लिश हुआ उसी टाइम पे। इसी स्ट्रीट पे एस्टैब्लिश हुआ, इसलिए इस स्ट्रीट का नाम जो है दलाल स्ट्रीट रखा गया है। ये स्ट्रीट बॉम्बे में है जो कि एक फाइनेंशियल हब है हमारे देश का।
It is home to BSE, which is the oldest stock exchange in Asia and the first in India, पहला है भारत में। तो मुंबई दलाल स्ट्रीट जो है आप देख सकते हैं इस तरीके से वो स्ट्रीट दिखाई देती है। और ये जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पर अगर आपने कभी न्यूज़ चैनल्स देखे हो तो आपको टिकर दिखता रहेगा कि आज निफ्टी ऊपर गया है या सेंसेक्स ऊपर गया है, सेंसेक्स नीचे गया है, वगैरह वगैरह। अब टर्म आती है निफ्टी और सेंसेक्स। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है बीएसई और दूसरा है एनएसई। अब पॉइंट ये है कि बीएसई एनएसई किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। मुझे कैसे पता कि बीएसई अच्छा फंक्शन कर रहा है या बुरा फंक्शन कर रहा है, या एनएसई कैसा फंक्शन कर रहा है। जब मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूं तो इसमें तकरीबन 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, 5000 प्लस कंपनीज यहां पे लिस्टेड है। तो 5000 कंपनीज के शेयर प्राइसेस के थ्रू आप परफॉर्मेंस बताओ, ये थोड़ा सा लाजमी नहीं है या संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से एक लिमिटेड कंपनीज का इंडेक्स चूज करा जाता है हर स्टॉक एक्सचेंज में। उसे कहा गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को कहा गया है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स यानी सेंसिटिविटी इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जिसके जरिए आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस बताते हो। और दूसरी तरफ निफ्टी इज एन इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 50 कंपनीज के शेयर प्राइसेस के जरिए हम निफ्टी इंडेक्स बताते हैं कि निफ्टी ऊपर गया या निफ्टी नीचे गया। तो सेंसेक्स यानी सेंसिटिविटी इंडेक्स ये 30 कंपनीज पे बेस्ड है, यानी कि 30 कंपनीज का इंडेक्स बना है। ये 30 कंपनीज चूज करने का एक अलग फॉर्मूला है, इसके थ्रू ये चीज बनाई गई है। और सेंसेक्स जो है वो डिटर्मिन करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दीज 30 कंपनीज। तो ये 30 वही कंपनीज हैं या उन्हीं कंपनीज के शेयर्स हैं जो बीएसई में ट्रेड होते हैं, और उसके जरिए आप जो है आप सेंसेक्स को बताते हो, यू टेल व्हाट सेंसेक्स इज। दूसरी तरफ निफ्टी है, निफ्टी का मतलब है नेशनल 50 कंपनीज जो हैं, एनएसई वाली 50 कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड है। ये नई दिल्ली में है और ये जो है ये भी 1995 यानी कि एनएसई के बनने के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स बनाई गई है। दिस हैज बीन मेड। अब बात आती है कि इन सबको रेगुलेट कौन करता है, हु रेगुलेट्स द एंटायर ऑब्जेक्टिव, पूरे ऑब्जेक्टिव को रेगुलेट कौन करेगा। तो आपने नाम सुना होगा एक रेगुलेटर, एक बॉडी का जिसको कहा जाता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक रेगुलेटर है ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। सिक्योरिटीज यानी कि जहां पर शेयर्स, बॉन्ड्स, इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं, इनको कहा जाता है सिक्योरिटीज। तो सेबी जो है वो रेगुलेटर है सिक्योरिटीज मार्केट जो भारत में ऑपरेट करता है। ये बनाते हैं एक लीगल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेट ऑल एंटिटीज इंटरेस्टेड इन ऑपरेटिंग इन द मार्केट। जो भी एंटिटीज हैं, भाई एंटिटीज कौन होती है मार्केट के अंदर, आप बताइए। एक होता है कंपनी जो अपने शेयर्स बेचती है, जिसके शेयर्स बेचे जाते हैं। दूसरा होता है बायर, जैसे कि हम लोग जिसको इन्वेस्टर बोलते हैं, राइट, उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स आर दोज पीपल जो आपकी शेयर बिकवाने में मदद करते हैं। सो ये जो है सारा का सारा लीगल फ्रेमवर्क देते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव इनके दिमाग में होता है, सेबी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो जो ऑब्जेक्टिव है उसको कहा जाता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। आई रिपीट, इसको कहा जाता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सेबी और किसी के लिए काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है कि इन्वेस्टर्स के साथ धांधलेबाजी ना हो। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। SCRA यानी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये कानून बनाया गया है। इट हैज एम्पावर्ड सेबी टू रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस, कि ये रिकॉग्नाइज करेंगे और स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करेंगे। तो इस तरीके से लॉ बना हुआ है SCRA का, और सेबी एक बॉडी बनी हुई है जो इस काम को करती है। तो प्राइमरी रोल सेबी का याद रखें। अब सवाल उठता है कि स्टॉक प्राइसेस किस तरीके से बदले जाते हैं या स्टॉक प्राइसेस कैसे चेंज होते हैं। शेयर प्राइसेस देखिए, या तो ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। आप बोलते हो आज मार्केट ऊपर गया है, आज मार्केट नीचे गया है, आज शेयर प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, आज शेयर प्राइस टूट रहा है। इस तरीके से हम शेयर प्राइसेस को रेगुलेट करते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो शेयर प्राइसेस जो है वो चेंज होते हैं। ये एक बड़े सिंपल मार्केट के इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट के अनुसार चेंज होते हैं। मार्केट का जो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है वो क्या है? दे चेंज बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड।
यानी कि आप सप्लाई करो, डिमांड करो, या सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है उसके अनुसार शेयर प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करेंगे। डिमांड यानी कि मैं खरीद रहा हूं, मैं डिमांड कर रहा हूं, कोई सेलर बेच रहा होगा। अगर डिमांड जो है, आप ये मान के चले, इफ डिमांड इज हायर देन सप्लाई, अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, तो इस केस में इकोनॉमिक्स के सिंपल रूल के अनुसार प्राइस जो है वो ऊपर जाता है, द प्राइस राइजेस, जो प्राइस है वो ऊपर जाता है। और दूसरी तरफ अगर डिमांड गिरती है, डिमांड फॉल्स, या डिमांड जो है सप्लाई से कम है, तो प्राइस नीचे जाता है। अगर आप सिंपल रूल, इकोनॉमिक्स का रूल पूछोगे तो इसके अनुसार इफ मोर पीपल वांट टू बाय अ स्टॉक, डिमांड देन सेल इट, देन प्राइस मूव्स अप, अदरवाइज इट मूव्स डाउन, अगर डिमांड जो है वो सप्लाई से कम है। देयर वुड बी अ ग्रेटर सप्लाई दैन डिमांड एंड द प्राइसेस वुड फॉल, कि प्राइस जो है उसके बाद गिर जाएगा। ये एक बेसिक नेचुरल रीजन है जिसकी वजह से किसी भी मार्केट में किसी भी स्टॉक का या किसी भी चीज़ का प्राइस जो है ऊपर या नीचे जाता है। इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल अदर रीजंस। अब वो मल्टीपल अदर रीजंस जो हैं वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे चलते हैं, जैसे कि कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है, विच गवर्नमेंट इज अबाउट टू एंटर कम टू पावर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में कौन आने वाला है, वो गवर्नमेंट जो है वो प्रो बिजनेस होगी या एंटी बिजनेस होगी। इस तरीके से कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो देखे जाते हैं। इंटरनेशनली क्या चीज़ हुआ, वॉर लाइक सिचुएशन है या नहीं है, तो उस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये होता है बुल मार्केट, जहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है जैसे कि अभी जा रहा है। ये होता है बेयर मार्केट, जहाँ मार्केट नीचे जा रहा है। सो बुल मार्केट व्हेन शेयर प्राइसेस एंड मार्केट गो अप, bull word comes from animal bull as it's swinging its head up denoting upward. During bull market GDP will grow and unemployment will fall. It's simple, growth के दौरान जो है रोजगार होता है और आपका जो है इनकम फ्लो करता है इकोनॉमी में। बुल कंडीशन मार्केट यूजुअली सीज मोर बाय ऑर्डर्स देन सेल ऑर्डर्स। ज़्यादा बाय ऑर्डर है और सेल ऑर्डर कम है, यानी कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है, सो प्राइसेस जो हैं वो ऊपर मूव कर जाते हैं। दिस इज बुल मार्केट। फिर आता है बेयर मार्केट। बेयर मार्केट का मतलब है जो है या तो मार्केट स्टेबल है या प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। तो एनिमल बेयर, जैसे कि बेयर जो होता है वो नीचे की तरफ अटैक करता है, बैठ जाता है। उसी तरीके से शेयर प्राइसेस जब नीचे की तरफ जाते जाएं या बैठ जाएं जीडीपी, तो उसको हम कहते हैं बेयर मार्केट। इसके दौरान ग्रोथ पे फोकस नहीं होता, स्लो हो जाता है मार्केट में पैसा नहीं घूमता, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो ड्रॉप करते हैं, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। जीडीपी विल फॉल, जीडीपी जो है वो गिरती है। बेयर मार्केट यूजुअली सीज मोर सेल ऑर्डर्स देन बाय ऑर्डर्स। इसमें सेल ऑर्डर्स जो हैं वो बाय ऑर्डर्स से ज़्यादा हैं। इन बेयर फेस सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस इंटरेस्ट एंड टैक्स रेट्स। तो सेंट्रल बैंक ये चाहती है, यानी कि आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़े, तो इसकी वजह से ये इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस करते हैं, टैक्सेस को रिड्यूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती हैं बेयर मार्केट में, ऑल दीज थिंग्स फंक्शन, राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इलेक्शन ईयर में स्टॉक मार्केट का क्या इंपैक्ट होगा, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट इन दिस इलेक्शन ईयर। अब वो डिपेंड करता है कि लोगों का समर्थन किसके साथ है और किस तरीके से मार्केट राइज करेगा। सेक्टर्स जो 2024 में ग्रो करने की उम्मीद रखते हैं या हम इनसे उम्मीद रखते हैं, पहला तो है बैंकिंग सेक्टर, जो कि इकोनॉमिक रिकवरी में से जा रहा है या इकोनॉमिकली रिकवर करेगा, और लेंडिंग एक्टिविटीज़ यहाँ से बढ़ेंगी, लेंडिंग एक्टिविटीज़ विल इंक्रीज। हेल्थ केयर सपोर्टेड बाय ग्रोइंग हेल्थ अवेयरनेस एंड डिमांड फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। जो हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड है वो बढ़ती रहेगी। ये भी ज़रूरी है कि हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड जो है वो बढ़े। तो हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड तो देखिए हमेशा रहेगी, लेकिन इसकी अवेयरनेस की वजह से भी इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगा। एनर्जी सेक्टर भी एक एवरग्रीन सेक्टर है, बिना एनर्जी के कुछ नहीं हो सकता। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशंस, इंक्रीज्ड फोकस ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज। जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ग्लोबली एनर्जी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ फोकस है, ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे कम फोकस है, ये सारी चीज़ें हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ऑटोमोबाइल्स के दाम बढ़ गए हैं और आप ये मान के चलें कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। रिकवरी फ्रॉम सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस एंड इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड, लोग गाड़ियां और खरीद रहे हैं। रियल एस्टेट सर्च कर रहा है, आप भारत को देख लीजिए, स्पेशली दिल्ली एनसीआर जहां मैं रहता हूं, रियल एस्टेट हैज़ बूम्ड, resilient to market trends with potential growth in property market.
टेलीकम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी डिमांड्स एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, यहाँ पे टेलीकॉम बड़ा है, टेलीकम्युनिकेशन। रिटेलर्स फ्यूल्ड बाय कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इवॉल्विंग रिटेल डायनामिक्स। तो रिटेल डायनामिक्स देखिए, रिटेल तो बढ़ता ही जाएगा क्योंकि और ज़्यादा कंज्यूमर ऐड हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बाइंग। तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, रिटेल रिफ्लेक्ट करता है जनरली जीएसटी कलेक्शंस में, क्योंकि जीएसटी जो है वो रिटेलर्स को मिलता है या रिटेल लेवल पे कंज्यूमर्स पे करते हैं। तो जैसे जैसे जीएसटी बढ़ रहा है इसका मतलब रिटेलर बढ़ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, रिटेलर, ये सारी चीज़ें जो है ये बढ़ रही है। 2023 में भारत का स्टॉक मार्केट इस बात का प्रूफ है, एविडेंस है कि वो रिजिलियंट है और उसकी कैपेसिटी को कोई आसानी से हिला नहीं सकता फॉर ग्रोथ इवन इन चैलेंजिंग ग्लोबल सिनेरियोज। डाइवर्सिफिकेशन, thorough research and an understanding of global and domestic dynamics remain essential for navigating uncertainties। कि अनसर्टनिटीज़ को आप नेविगेट करें और आप सब अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ठीक ले सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट को ढंग से स्टडी करके एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की तरह डिसीजन ले सकें। सो दैट वुड बी ऑल। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। स्टॉक मार्केट के बेसिक्स हमने आज जो है पढ़े हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और उसके साथ साथ कमेंट करें कि आप और किन चीज़ों पे वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।